तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलरव ध्वनियों के साथ मैं सुदेश नैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आम के बाग का समसामयिक प्रबंधन। जई की वैज्ञानिक बुवाई विधि। अपने प्रदेश में कृषि के साथ मुख्य रूप से दुधारू पशुओं का पालन लगभग प्रदेश के अधिकतर किसान भाई करते हैं, जिससे कि कृषि के साथ साथ दूध उत्पादन से भी लाभ मिल सके और इन दुधारू पशुओं को हर मौसम में हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हरे चारे की खेती करते हैं, जिससे कि दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन होने के साथ उनका स्वास्थ्य भी बना रहे। और यदि रबी मौसम में बोए जाने वाले हरे चने की बात करें तो प्रदेश के किसान भाई मुख्य रूप से बरसीम एवं जई चारा की बुवाई कर इस समय हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखते हैं। इसी के अंतर्गत जई चारे की बात करें तो इसकी बुवाई का उचित समय चल रहा है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जई के बुवाई के समय किसान भाइयों द्वारा इसके बीज के चुनाव में लापरवाही, जैसे पुराने एवं लोकल बीजों का चयन, बुवाई हेतु सही खेत की तैयारी न करना, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग, सही बीज की मात्रा का प्रयोग न करना इत्यादि खामियां देखी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जई चारा का कम जमाव, कम कटाई संख्या देखने को मिलती है, जिसके कारण कम हरे चारे की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी जई चारे की बुवाई करने जा रहे हैं तो जई की कौन सी प्रजातियों का चयन करें तथा किस प्रकार करें, जिससे इसकी बुवाई से अधिक चारा उत्पादन मिल सके। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह आज हमारे बीच मौजूद हैं। जहाँ तक रबी मौसम में हरे चारे की बात जई से ली जाती है तो जई एक ऐसे हरे चारे की फसल है, परंतु इसमें जिस प्रकार से हम इसकी खेती करते हैं इसमें हमको सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। हम जो भी हमारी ज़मीन ऊंची नीची होती है उसमें भी हम जई की खेती चारे के रूप में ले सकते हैं। जई की खेती करने के लिए आप मटियार दोमट, बलुई दोमट में भी कर सकते हैं। जई की हरे चारे के लिए जो हम जई के लिए खेती करते हैं उसमें OS 26 है, UP 12 है और UP 120 है, जो कि मुख्य रूप से मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इसमें हरे चारे की मात्रा ज़्यादा होती, बढ़वार अच्छी होती है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है OS 26, जो हरे चारे के लिए प्रयोग की जाती है।
जई की खेती के लिए हमें बीज की आवश्यकता 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाई, खेत की तैयारी के लिए जैसे आप गेहूं की खेत तैयारी करते हैं, मिट्टी पलट हल से या डिश हैरो से जुताई करते हैं खेत को, उसके बाद फिर कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई करते हैं। जो कि हम अक्टूबर माह में और नवंबर माह में भी लगा सकते हैं। तो इसमें यदि आप लाइन से लाइन की बुआई करते हैं तो इसमें 12 सेंटीमीटर आप करेंगे। और यदि छिटकवा विधि से करते हैं तो जैसे आप आप खेती करते हैं उसी तरह छिटकवा विधि से 80 किलो से 90 किलो बीज आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इसमें हम सिंचाई पे ध्यान देंगे। हम इसकी पहली सिंचाई हम 25 से 30 दिन के अंदर कर देंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। और जई है कि हम अधिक से अधिक 3 कटिंग तक ले सकते हैं। और जई का जो पहली कटिंग हमारी होती जो पहली कटाई होती है वह हमारी 40 से 45 दिन के बाद होती है। हरे चारे की फसल है जो कि हम अपने सूखे चारों में मिलाकर पशुओं को खिलाते हैं तो हमें दूध की मात्रा अच्छी प्राप्त होती है। और यदि हम हरे चारे पर ध्यान दें पशुओं का तो हरे चारे से हमारे चाहे दुधारू पशु हैं या हमारे बढ़ती वाले उम्र के पशु हैं या जो खिंचाव वाले पशु हैं, सभी को हरे चारे की आवश्यकता होती है। तो हम जई की खेती अक्टूबर से नवंबर माह में करके और चारे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना लें जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राज्य में फलों के अंतर्गत आम की बागवानी का क्षेत्रफल काफी व्यापक है तथा ये फल भी बहुत ही लोकप्रिय है। परंतु आम के बाग से उचित फलन एवं उचित लाभ आप लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बागान में समय समय पर फलन के लिए किए जाने वाले प्रबंधनों को अमल में नहीं लाते, जैसे उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन तथा खरपतवार व कीट नियंत्रण जैसे प्रमुख कार्यों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे कि आम की उत्पादकता बहुत ही कम प्राप्त होती है और बागान मालिकों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, इस समय हम आम के बाग में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में ला सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आम के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक
फलन की प्राप्ति हो और लाभ प्राप्त कर सकें, तो आइए जानने के लिए मिलते हैं भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय पूर्णिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश से। महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात की मौसम जो होती है और रेनी सीजन है वो समाप्त हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले जमीन जो बाग लगा हुआ है पुराने बाग, उसमें हम जुताई का काम करेंगे। 2 से 3 बार उसके अच्छी तरह से जुताई कर देंगे ताकि उसका जो लार्वा होता है वो कीड़े का, वो उसके अंदर से सूरज के प्रकाश में आएगा और सूरज की प्रकाश की गर्मी से वो मर जाएगा। दूसरी जो हमें बात रखनी है कि जैसे 1 से 2 सप्ताह का समय बीत जाएगा, उसके बाद हम फिर से एक बार जुताई का कार्यक्रम कर देंगे, जिससे उसके नीचे में जो लार्वे रहेंगे या प्यूपे रहेंगे वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें खाद क्या डालना है, वो 1 सप्ताह के बाद में हम जुताई करने के बाद में उसको है जो कि अभी अगर 10 साल से ज़्यादा बड़ा पौधा है तो उसके लिए 1 किलोग्राम यूरिया, 750 ग्राम फास्फोरस और 750 ग्राम पोटास की मात्रा डालेंगे। इससे हमारी क्या होती है, जो पौधे की जो कल्ला आता है, जो नया आता है, उसमें और जोरदार ताकत मिलती है और उसमें जो फ्लावर आएगा, उसका जो इन्फ्लोरेंसेस होता है वो बहुत अच्छा आता है। इसके साथ साथ ही हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा। कुछ हमारे आम की प्रजाति है जो कि हर एक साल फल देती है, कुछ प्रजाति है जो हर एक साल फल नहीं देती है। तो जो प्रजाति हमें हर एक साल फल देती है या जिसकी आयु 10 साल से कम है, उसमें हम ये दवा की इस्तेमाल नहीं करें, जिसे हम पैक्लोबिट्राजोल के नाम से जानते हैं और इसे बाजार में काल्टार के नाम से बेचा जाता है। यह जो ग्रोथ रिटार्डेंट है, इसको हम 3 ग्राम या 3 ml पर स्क्वायर मीटर ऑफ कैनोपी एरिया, मतलब उसका जो लंबाई उस पौधे का है और चौड़ाई है उसको हम गुना कर लेंगे और ये जान लेंगे, सपोज उसका जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर स्क्वायर हुआ, तो हम एक पौधे में 12 ग्राम काल्टार उसको पानी में मिला लेंगे और उसको 1 मीटर के चारों तरफ ट्रेंच खोद देंगे और उसमें है जो काल्टार का डाल देंगे ज़मीन में। तो अभी जो हम काल्टार डालेंगे इसका प्रभाव आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा, जब उसमें फलन की प्रक्रिया होगी और उसमें फलन बहुत ही ज़्यादा होगी। जो दूसरी बात है हमें कि अभी जैसे आम के कल्ले आ रहे हैं तो उसमें हमारा नए नए कीट उस पे जा रहे हैं, उसके पत्ते को देखने कि उनको खा रहे हैं, तो उसके लिए हमें है जो कि इमिडाक्लोरोपिड 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर में डाल करके और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो 3 ग्राम पर लीटर पानी में डाल करके और उसका छिड़काव करेंगे। जो फफूंद से बीमारी हो रही है वो उसमें नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ है कि इसमें किसी भी प्रकार की कीट नहीं रहेगी। जैसे आम में हम मधुआ कीट लगने की बहुत चांसेस रहती है, जिसका कि प्रबंधन अभी से हमको कर देना चाहिए। फूल लगने की समय होती है उस समय में हमें कोई पानी या खाद नहीं डालना है। जो खाद की मात्रा डालना है वो अभी ही डालना है, इसके बाद खाद की मात्रा आपको नहीं डालना है। हमें जो तीसरी बात है उसमें तो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कौन कौन से कीड़े लग सकते हैं या कौन कौन सी बीमारी होती है। महत्वपूर्ण जो कीट है वो है आपका तना भेदक, जो उसे बोलते हैं स्टेम बोरर हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये तना भेदक क्या होता है कि आपको जो तना के अंदर में सुरंग बना देता है धीरे धीरे करके, और उसका लार्वा है जो कि उसको खाता है। और जब आप पौधे के तना में देखेंगे तो देखेंगे कि पौधे का एक डाल सूख गया है और बाकी सभी डाल अच्छे हैं, तो देखेंगे कि तना में एक छोटी छिद्र है और वो छिद्र को धारदार चाकू से अगर उसको काटेंगे तो देखेंगे कि वो एक दूसरे चैनल टाइप का एक सुरंग बनाए हुए है और उसमें देखेंगे कि वो जो कीड़ा है वो खा करके वो निकला हुआ है उसके अंदर से। तो फिर उसको क्या करना है कि साफ कर देना है और उसमें हमें है जो कि डाइक्लोरोभास DDVP बोलते हैं, उसको कॉटन में डुबा करके भिगो देना है और उसको है जो कि उस टनल में जो उसका जो छेद है उसमें डाल करके उसको चिकनी मिट्टी से या घर में आटा गूंथते हैं उसको गूंथ करके और चिकना करके उसके ऊपर ढक देंगे, ताकि उसके गैस के प्रभाव से वो कीड़ा है जो कि मर जाएगा जो तना भेदक है और आपके पौधे सुरक्षित हो जाएंगे। इस तरह से आप प्रबंधन अपने बाग का करते हैं, या पुराना बाग हो या नया बाग हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलन ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान
भाइयों, कृषि के साथ किए जाने वाले सह व्यवसायों की बात करें तो सूकर पालन हमारे राज्य में सीमांत एवं भूमिहीन किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला सह व्यवसाय है और इस व्यवसाय की कम समय में अधिक लाभ को देखते हुए अन्य किसान भाई भी आकर्षित हो रहे हैं। परंतु अधिकांश सूकर पालक इस सह व्यवसाय को उसी पुरानी पद्धति से पालते आ रहे हैं, जैसे देसी नस्लों का चुनाव तथा परंपरागत विधि में खाने के नाम पर बाहर घुमाकर बाड़े में बंद कर देना इत्यादि, जिसके कारण हमारे सूकरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों सहित अनेक कमियां देखी जाती हैं, जैसे सूकरों का कम बढ़वार, कमजोर सूकर तथा नवजात बच्चों की अधिक मृत्यु, और यदि सूकर तैयार भी हो जाते हैं तो वह बाजार मांग के अनुसार नहीं होते हैं, जिससे कम मूल्य की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप इस व्यवसाय से वह लाभ नहीं कमा पाते हैं जितना कि प्राप्त होना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों, सूकर पालन व्यवसाय किस प्रकार से किया जाए जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सूकर पालन व्यवसाय शीघ्र एवं अच्छी आमदनी देने वाले व्यवसायों में से एक है। सूकर एक ब्यात में 6 से 12 बच्चे देती है, जो कि मात्र 6 से 8 माह में लगभग 60 से 80 किलोग्राम शरीर भार ग्रहण कर लेते हैं। सूकरों में खाद्य पदार्थों को मांस में बदलने की क्षमता भी अधिक होती है। ये प्रायः 4 से 4.5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ को प्रति किलोग्राम मांस में परिवर्तित करते हैं। किसानों की सुविधा के अनुसार पाले जाने वाले सूकरों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वैसे एक औसत किसान के लिए 10 मादा तथा 2 नर सूकरों से व्यवसाय आरंभ करना अच्छा होता है। एक नया सूकर फार्म खोलने के लिए वयस्क मादा एवं नर सूकर से शुरुआत करना श्रेयस्कर होता है। सूकर पालन व्यवसाय की सफलता के लिए नस्ल का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में क्षेत्रीय प्रजातियों के श्रेणीकरण के उपरांत उच्च कोटि के नस्ल तथा कुछ विदेशी नस्लों के सूकर उपलब्ध हैं। विदेशी नस्लों में यॉर्कशायर, लैंड रेस, बर्कशायर इत्यादि ज्यादा प्रचलित हैं। एक साफ तथा अच्छे फार्म के लिए मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नामक नस्ल अच्छी होती है। आवास व्यवस्था चलचित्र में दिखाए जा रहे आवास के अनुसार 12 मादा एवं 2 नर सूकरों को इस प्रकार के आवास में रखा जा सकता है। प्रजनक नर सूकर को रखने के लिए बाड़े में सामान्यतः 1 सूकर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रजनक नर सूकर को स्वस्थ रखने हेतु 6 वर्ग मीटर बंद तथा 6 वर्ग मीटर खुली जगह की आवश्यकता होती है। गर्भाधान वयस्क मादा सूकर का मध्यकाल 20 से 25 दिनों का होता है। मादा सूकर को गर्भाधान हेतु नर बाड़े में 2 से 3 दिनों तक रखा जाता है। मादा सूकरों का गर्भकाल 114 दिन का होता है। मादा सूकरों को प्रसूति बाड़ा में रखने से पहले गुनगुने पानी एवं साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। अच्छी सफाई किसी जर्मनाशक दवा के माध्यम से भी कर देनी चाहिए। शावकों की मृत्यु से बचाने के लिए बच्चे देने वाले स्थान के चारों ओर एक रक्षक लाइन यानी गार्ड रेल लगानी चाहिए, जिसकी ऊंचाई जमीन से 8 से 10 इंच और दीवार से 8 से 12 इंच दूर होनी चाहिए। बच्चों को उनकी मां से अलग करने का समय आजकल लगभग 8 सप्ताह बाद मादा सूकर को शावकों से अलग कर दिया जाता है, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। बधियाकरण यह आवश्यक है कि नर सूकर को 4 से 6 सप्ताह की अवस्था में बधिया किया जाए। इस बधियाकरण क्रिया के उपरांत उन नर सूकरों के शरीर भार में अच्छी वृद्धि देखी जाती है। सूकरों के खान पान पर ध्यान देने योग्य बातें। सूकरों के भोजन के लिए बाजार में उपलब्ध बने बनाए खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जिनमें मक्का 40%, चोकर 20%, 10% राइस पॉलिश, 10% मैली या मोलेसस तथा उच्च प्रोटीन का मिश्रण 15 से 18%, 2% लवण मिश्रण एवं 1% नमक होना चाहिए। लगभग 45 किलोग्राम शरीर भार वाले सूकर को 1.5 किलोग्राम राशन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सूकरों को घरों, होटलों, हॉस्टलों तथा मेसों से बचा भोजन की जूठन सूकरों को खिला सकते हैं। इन अप्रचलित खाद्य पदार्थों को खिलाने से सूकर पालन व्यवसाय काफी सस्ता हो जाता है। सही प्रजनन, उचित खान पान एवं देखरेख के साथ सूकरों में होने वाले रोगों से बचाव पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। महामारी के रूप में फैलने वाले रोगों जैसे खुरपका, मुंहपका एवं सूकर ज्वर आदि से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। एबी टीकाकरण
सूकर बाड़ों की साफ सफाई, स्वच्छ पानी की व्यवस्था एवं अच्छे भोजन से कई रोगों से बचाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इसमें अंतः परजीवियों का भी प्रकोप देखा जाता है, जिसके लिए पाइपराजीन, थायोबेंडाजोल 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, इन औषधियों में से किसी एक औषधि द्वारा हर 4 महीने के उपरांत अंतः परजीवियों की रोकथाम करना अति आवश्यक है। बाह्य परजीवियों में जूं, मक्खी, गलीच, चमोकन के प्रभाव से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इनके कारण सूकरों में खुजली होती है। इनकी रोकथाम के लिए ब्यूटॉक्स, एक्टोमिन, आस्कोबियल 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवाई को घोलकर पूरे शरीर पर छिड़काव करना चाहिए। सूकर पालन की 1 यूनिट अर्थात 10 वयस्क मादा तथा 1 प्रजनन योग्य नर के नए फार्म को स्थापित करने पर होने वाले खर्च तथा आमदनी का विवरण इस प्रकार है। इसमें भवन निर्माण का व्यय, चारे एवं दाने का व्यय, श्रम पर होने वाला व्यय, फार्म स्थापित करने वाली जगह के ऊपर निर्भर करता है और परिवर्तनशील होता है। किसान भाई अगर सूकर पालन व्यवसाय में इन बातों पर ध्यान देते हैं तो इस प्रकार सूकर पालन करके किसान काफी लाभान्वित हो सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम नरहत, जिला सीवान के कृषक अनिरुद्ध यादव, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से टीपीएस पोटैटो के बारे में जानकारी चाहिए है। तो अनिरुद्ध यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में के नर्सरी में जो है आप टीपीएस का बीज गिरा चुके होंगे। अच्छा अंकुरण हो जाने के पश्चात आप नर्सरी की देखभाल भी अच्छे ढंग से करें, क्योंकि यह जरूरी होता है कि आपको खेत की रोपाई के लिए आपके जो बिचड़े हैं वह स्वस्थ हों और नर्सरी में उचित संख्या में उपलब्ध हों। कि आप इस समय जो है अपने नर्सरी से खरपतवार का निकासी कर दें। जो छोटे छोटे गोबर में पौधे निकल आते हैं, जो अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार के रूप में जाने जाते हैं, उसको आप निकाल दें और उस सिंचाई जो है वह हमेशा करते रहें सुबह शाम, ताकि उसमें नमी बना रहे। इस समय नमी की कमी नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि जब पौधे 2 या 3 पत्तों का हो जाए तो आप 1% यूरिया अर्थात 1 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में घोल करके और उसके साथ साथ जो है 1 ग्राम जो है वो इंडोफिल M45 को भी उसके में मिला करके और एक घोल लें और उसका जो है छिड़काव जो है वो पौधों के ऊपर नर्सरी में करें, जिससे कि इसमें आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जो गलका बीमारी होता है उससे बचाव होगा। इसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे कि आपके खेतों में एक लोकल भाषा में घुरघुरा करके एक कीट होता है, जो कि मिट्टी को घुरघुरा ऊपर की तरफ कर देता है और उससे जो आपके बिचड़े हैं वह भी जो है ऊपर आ जाता है। उसको क्रिकेट मोल कहते हैं। और इससे बचने के लिए आपको जो है थीमेट 10G जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है वह भाग जाएगा। और कभी कभी अगर दीमक भी देखने को मिलता है तो वह थीमट से वह भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह 2 या 3 छिड़काव करने के पश्चात आपको स्वस्थ बिचड़े मिल जाएंगे और जब 28 दिन के पौधे हो जाएं तो आप उसको उखाड़ करके प्रतिरोपण दूसरे खेत में कर सकते हैं। अब तक आप नर्सरी विधि से आप नर्सरी जो ग्रो करते हैं उसमें जो उच्च स्थान पर जो है आप एक बेड बनाते हैं और बेड बनाने के पश्चात जो है उसमें बिचड़े का छिड़काव करके और तब आप उसमें नर्सरी तैयार करते हैं। तो इससे थोड़ा सा हट करके एक नई तकनीक है, इसको बिग बेड मेथड कहते हैं, ईंट विधि। और इसमें क्या होता है कि हम नीचे जो है वो परंपरागत तौर पर जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हम पहले पॉलीथीन जो है बिछा देते हैं पूरा और उसके पश्चात जो है पॉलीथीन के ऊपर जो है उसका जो किनारा है उसको खड़ा कर देते हैं ईंटों के द्वारा, ताकि उसमें पानी एक टब के रूप में बन जाए। और बीच में जो है 1 स्क्वायर मीटर का जो है वो नर्सरी हम बना चुके हैं। और इस नर्सरी में आपका जो गोबर का खाद है सड़ा हुआ उसको भुरक देना है और उसमें जो है 7 ग्राम नाइट्रोजन
8 ग्राम फास्फोरस और 10 ग्राम पोटास जो है वो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसमें मिला करके और पहले वो नर्सरी बना लेनी है। उसके पश्चात आपको अंकुरित किया हुआ जो टीपीएस बीज है उसको लेके आप उस पर छिड़क दें और फिर थोड़ा सा जो नीचे जो चैनल आप देख रहे हैं उसमें इस पाइप के द्वारा जो है या बाल्टी से पानी उसमें भर दें। पानी उतना ही डालिए ताकि ईंटे की जो है चौड़ाई है उससे 1 इंच का ही उसमें जमाव होना चाहिए। इससे क्या होगा कि नए ईंटे जो है वो पानी को अवशोषित करके और इस तरह से ऊपर जो है वो गोबर को गीला कर देंगे। जो आवश्यक मात्रा है पानी की वही पौधों को मिलेगा। इससे आपके पौधों में गलने की समस्या कम हो जाएगी और उसकी बढ़वार अच्छी होगी। इस ब्रिक बेड मेथड में जैसे जैसे पौधे विकसित होंगे उस हिसाब से आप गोबर का छिड़काव भी ऊपर से करते जाएं ताकि उसमें जो है इस बेड की जो है थिकनेस मोटी हो जाएगी और पौधे ऊपर निकलते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो पौधों के नीचे जो है कंद ज्यादा संख्या में बनेंगे और इस तरह से उसमें जो 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 2 से 2.5 किलो कंद जो है वो 90 दिनों के पश्चात आपको प्राप्त हो जाता है। इस नर्सरी को भी बचाव के लिए यह जरूरी होता है कि आप 1 ग्राम यूरिया और 1 ग्राम इंडोफिल M45 का 2 या 3 छिड़काव अवश्य करनी चाहिए। इससे स्वस्थ बिछड़े जब मिल जाएंगे और अधिक संख्या में बिछड़े होंगे तो कंद जो है वो लगभग 20 ग्राम 25 ग्राम तक के मिलते हैं। इस तरह से आप उसको अगले साल खेतों में रोपाई के इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से स्वस्थ कंद जो है आप अपने आंगन में या आप अपने छोटे से जगह पे जो हमारे सीमांत भाई हैं थोड़े से खेत के लिए शुद्ध बीज की प्राप्ति करना चाहें, ये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से छिड़क करके और नर्सरी में आप उससे बिछड़ा जो 2 से 2.5 किलो प्राप्त करके और उसको आप बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। सुबह शाम जो आप लेबर लगाते हैं उसकी ये समस्या हल हो जाएगी। आपको एक बार इस टब में जो है पानी भर देना है और फिर 10-12 दिन के लिए निश्चिंत हो जाइए और इस तरह से आपका नर्सरी जो है ये पूरे इसके फसल अवधि में जो है मात्र 5 इरिगेशन की जरूरत होगी और आपके कंद जो है स्वस्थ मिल जाएंगे। इसमें लेबर की समस्या कम होगी, इसमें खरपतवार भी कम आते हैं। तो इस विधि से भी आप अपने नर्सरी से आप कंदों का उत्पादन कर सकते हैं और अपने तो जो कुल लागत है खेती करने की आलू में उसको कम कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।